ओ हेलो एवरीवन। अंकित सहगल हियर। वेलकम टू इंडस एड। चैप्टर चल रहा है हमारा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक फाइनली अब हम सारी फैमिलीज को पढ़ते हुए लास्ट आ चुके हैं ग्रुप 18 पर, नोबल गैस या जीरो ग्रुप के बारे में। ठीक है। सबसे छोटा यही टॉपिक होता है। हमने इतने बड़े बड़े टॉपिक कवर कर लिए। नाइट्रोजन फैमिली शुरुआत, हमने पूरा बोरोन फैमिली पढ़ी, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, फाइनल हम ग्रुप 18 पर आ गए। ठीक है। अब बताओ, इन अब इंसान है, इनर्ट गैसेस है, इनको भी नहीं छोड़ा, इनसे भी क्या करवा लिया उसने, रिएक्शन करवा लिए। तो यहाँ पर हमको मेनली जिनोन के कंपाउंड्स के बारे में बात करें। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिनोन, जिनोन के ही ज़्यादातर कंपाउंड अब तक बनाए जा सकते हैं। क्रोमियम का, सॉरी, क्रिप्टन का एक ही बना है, KrF2, बस। क्रिप्टन का KrF2 बनाया है। जिनोन के काफ़ी सारे बना लिए हैं, XzF2, XzF4, XzF6, XzO3, XzO2F2, XzOF4 खूब। लेकिन हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, रेडॉन का, इनके कोई कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सके। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम कंपाउंड्स डिटेल में हम पढ़ेंगे, XzF2, XzF4, XzF6 को, और उनकी प्रिपरेशन मेथड को पढ़ेंगे। डिटेलिंग में यही पढ़ना है। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट इनका हाइड्रोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी अदर रिएक्शंस एंड यूजेस। मेंस वालों के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो है इनका VSEPR स्ट्रक्चर। जो भी कंपाउंड्स इसमें आएंगे, सबका VSEPR स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यानी ज्योमेट्री एंड शेप। ओके। सो आई होप अब आप लोग इतना बड़ा चैप्टर कवर कर लिया है, तो हम लास्ट में पहुंच गए हैं, ग्रुप 18। तो चलो पेन कॉपी उठाओ, आलस मत फैलाओ, टिक के बैठो, तन के बैठो, चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, ग्रुप 18। इसके बाद फिर हमारा D&F ब्लॉक बचेगा, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, केटायंस एंड एनायंस। चलो, तो कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन। ठीक है। हे नेता और कर्मचारी जीते रहे, ट्रिक होती है, हे नेता और कर्मचारी जीते रहे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी का एटॉमिक नंबर पता हो या ना हो, इनका जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पे तुम पीरियोडिक टेबल में से इधर उधर करके किसी का भी एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। इनका एटॉमिक नंबर पता होना सबसे जरूरी होता है। ठीक है। चलो, ये है आपकी नोबल गैस, इनर्ट गैसेस, मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं। जब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या होते हैं? ऑल आर मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैसेस। ठीक है। यानी कभी He2, Ne2, Ar2, Xz2, Xz3, कुछ नहीं। और ये जो सारी गैसेस हैं, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन, रेडियम अलग चीज है, आर ए वो रेडियम है, ये रेडॉन है, नाम याद रखो, रेडॉन। रेडॉन एनवायरनमेंट में नहीं मिलती। ठीक है। ये रेडियम के रेडियो एक्टिव डिके से बनती है। और देखो, इन सभी में एनवायरनमेंट में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस है, वो है आर्गन। एनवायरनमेंट में मिलती है आर्गन। सो आर्गन इज
मोस्ट abundant noble gas in atmosphere. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, इनके बाद आर्गन का नंबर आता है। और क्या है? और तो बस मैंने बताया रेडॉन नहीं मिलती। रेडॉन तो देखो रेडियम के रेडियो एक्टिव डिके से मिलती है। इसका जब डिके होता है ना, तो ये क्या किस में कन्वर्ट होती है? रेडियम में। सॉरी, रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट होती है। 88 86 में आ गया और ये हो गया 222। तो बचाओ, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर हुआ 4। कौन है ऐसा? ऐसा है हीलियम। ठीक है, हीलियम यानी हीलियम का न्यूक्लियस, यानी ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। और एक और इसकी खासियत, हीलियम। हीलियम का सबसे लोअर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। इस बात को हम लिख लेते हैं। हीलियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लगभग 4.2 केल्विन अमंग ऑल एलिमेंट्स। ओके, ड्यू टू वेरी वीक इंड्यूस्ड डायपोल यानी लंदन फोर्स यानी डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, इस वजह से अब बात करते हैं। यहाँ तक तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब देखो अ, कैसे पहली बार ये विचार आया कि यार इन नोबल गैसेस से भी रिएक्शन कराई जा सकती है। कैसे? अब इंसान है, छोड़ता तो किसी को भी नहीं है। नहीं कर रहे रिएक्शन तो क्यों नहीं कर रहे? तो इसकी शुरुआत नील बार्टलेट के एक एक्सपेरिमेंट से हुई। वो एक कंपाउंड बना रहे थे रेड कलर का, O2 PTF6। और जब वो उस कंपाउंड को बना रहे थे तो उसमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाला जाना था। मैं लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझ में आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट बात है, मेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लाइन। नील बार्टलेट, ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है। नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी शुरुआत की थी। वाज फॉर्मिंग a red compound of O2 PTF6, O2 प्लस PTF6 माइनस। ठीक है, ये रेड कलर का कंपाउंड है, ये वो बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन से क्या निकाल रहा हूँ मैं? O2 से। मॉलिकुलर O2 से मैं क्या निकाल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और यही आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? जिनन की भी होती है। उन्होंने कंपेयर कर लिया। उनका यार अगर मैं O2 से निकाल सकता हूँ तो मैं जिनन से भी निकाल सकता हूँ। उन्होंने यही किया और उन्होंने पहली बार जिनन का ये कंपाउंड बनाया। ही ऑब्जर्व्ड दैट दिस एंड he succeed to make Xe PTF6। ये भी एक तरह का रेड ऑरेंज कंपाउंड है, मतलब रेड कंपाउंड है, ऑरेंज कलर का कंपाउंड। पहली बार यहाँ से शुरुआत हुई जिनोन का कंपाउंड बनाने की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रेक थ्रू था पहली बार नोबल गैसेस से एलिमेंट बनाने। ठीक है, चलिए
देखो यार, ये आजकल वो ट्रेंड चलता है ना, क्या, कहानियां सुनाने का बीच बीच में। अब इसमें कहानियां तो बनती नहीं है ज़्यादा, कभी कभी ऐसी आ जाती है, और वो भी इस पे क्या ही बोलूँ मैं। लोग तो ऐसी बातें पढ़ाते पढ़ाते बातें करते, फिर राजनीति और जियो पॉलिटिक्स वहाँ घुस जाते हैं, फिर उनकी रील्स कट के आ जाती है। तो मैं क्या बताऊँ ऐसे में, मेरा तो यही बोरिंग चल रहा है। ठीक है, चलो, हमारी अच्छी पढ़ाई चल रही है, ओके, तुम लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहो, बेस्ट चल रही है हमारी पढ़ाई। अरे यही बचाएगा भाई, दवाई कड़वी होती है, मीठी नहीं होती। यही चीज़ें काम आती है, यही करियर बनाती है, यही तुम्हारा डिटॉक्स करेंगे, डोपामिन लेवल कम करेंगे, जो तुम रील्स चला चला के देख बढ़ा चुके हो। ओके, चलो, तो अब इसमें मेरे को हंसी मजाक वाली बातें तो निकलती नहीं है, बैठा हूँ तो डांस कर नहीं सकता, गाने मुझे आते नहीं है, तो तुमको बोरिंग पढ़ाई से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो, स्टार्ट करें। अब आगे, अब जेनोन का बना लिया, क्रिप्टन का भी बना लिया, ठीक है, क्रिप्टन का भी बनाया जा चुका है KrF2, बाकी किसी का नहीं बना, क्रिप्टन का सिर्फ एक ही बना है। कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन only KrF2 is formed, while no compounds of helium, neon, argon are formed yet। ठीक है, बस ये ध्यान रखो, क्रिप्टॉन का बना है। अब जिनॉन के कौन कौन से बने हैं, आइए उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। थोड़ा बहुत रंगों का इस्तेमाल कर लेता हूँ। कौन कौन से, XZF2, XZF4, XZF6, ये बने हैं, और इनसे बीच बीच में और भी हम बात करेंगे, XZO3 वगैरह की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन, ये दिखाई दे रहा है, हाँ, आज मैंने कलर इस्तेमाल कर लिए, पर मुझे पसंद नहीं है कुछ खास। हटाओ, जिंदगी को ब्लैक एंड वाइट ही रहने दो। प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दो, एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं, सिंपल। सबसे पहले आपने क्या लेना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान कहता है ना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। लो साहब, मैंने भी शुरू कर दिया जियो पॉलिटिक्स। तो जिनन और फ्लोरीन जब 2:1 में कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर रखा जाता है 673 केल्विन, 1 बार, तो आपको मिलता है XZF2। क्या मिलता है, XZF2, 2:1। अच्छा, जब आप जिनॉन की F2 से रिएक्शन कराते हो, 873 केल्विन, 7 बार, और आप 1:5 मोलर रेशो रखते हो, ये क्या है, 1:5 मोलर रेशो, क्या मिलता है आपको, XZF4 मिलता है। और अगर आप जिनोन प्लस F2 का 1:20 मोलर रेशो रखते हो, तो 573 केल्विन और 60 to 70 बार, भले ये याद मत रखो, ये मोलर रेशो याद रख लो, तो XZF6 बनता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिएट होता है। ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। एनसीईआरटी में इसको 2:1 ना दे, एनसीईआरटी इसको कहती है कि ये एक्सेस में लेना है, एनसीईआरटी इसको ऐसे लिख के रखती है। ठीक है, मैंने 2:1 लिख दिया, एक ही बात। ये मत समझो कि सब जिनोन तो एक है, फ्लोरीन दो है, जैसा लिखा है वैसा समझो। चलो, आगे बढ़े। अब आ जाओ, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, XZF2।
एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये XgF2 ये तैयार बैठे होते हैं अपना फ्लोरीन छोड़ने के लिए। तुमने बना तो दिया जबरदस्ती, लेकिन है तो इनका नेचर क्या है, इनर्ट गैस रहने का है ना। तो इनके सामने अगर आप कुछ रखोगे तो ये तुरंत अपना फ्लोरीन छोड़ देंगे। तो जो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है वो तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, फ्लोरीन को छोड़ने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाएगा, रिड्यूसिंग, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो जैसे कि आपका अमोनिया है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, XgF2 की के साथ HF की प्रेजेंस में। प्लैटिनम की कराओगे XgF2 के साथ HF की प्रेजेंस में। S8 की कराओगे XgF2 के साथ HF की प्रेजेंस में। आप BrO3 माइनस की कराओगे XgF2 के साथ HF की प्रेजेंस में। ये खाली XgF2 ले लो, क्या बनेगा, अमोनिया को वो N2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर NH4F और Xg, यही तो अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे कि मैं अपना हेलोजन फ्लोरीन हटा दूं। PTF6, प्लेटिनम को, प्लेटिनम नोबल गैस को ही चिपका दिया, वो भी 6+6 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी। और आपका सल्फर है, सल्फर देखिए SF6। अच्छा, ये काम सल्फर के साथ और कौन करता है, F2। F2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कम पावरफुल थोड़ी है, जानते हो इसकी जो E0 होती है XgF2 से Xg जाने की, यानी इसकी जो SRP है, ये क्या है आपका SRP, वो लगभग 2.64 के आसपास होता है, वोल्ट के आसपास। फ्लोरीन का 2.87 होता है। ओजोन से भी हायर है, ओजोन का लगभग 2.07 होता है, ओजोन से भी हायर है ये। फ्लोरीन के तो बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमा, ये देखो, ब्रोमेट आयन, इसको उठा करके पर ब्रोमेट आयन, अब इससे ऊपर तो क्या ही जाएगा, यही करना था। सीरियम +3 उठा करके +4 में डाल देता है, ठीक है। सीरियम भी क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो +4 से +3 में जाना चाहता है, लेकिन सीरियम को वापस से एक इसमें ले आता है +4 में, मैंने बताया ना। वाटर, O2 प्लस जीनॉन, और ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाया था, F2 कर पाया था, याद है। बस ये काम ना F2, XgF2 और XgF4 ये कर पाते हैं, पानी में से O2 गैस निकाल देते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है ये, ओके। ये काम सिर्फ यही पावरफुल एजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन को HF में कर, देखो तैयार बैठे हैं, जीनॉन गैस, जीनॉन हटने को, गैस बनने को तैयार बैठे हैं। इसलिए एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए। चलो, अब बात करते हैं इसकी सेकंड रिएक्शन की, हाइड्रोलिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर कोई रिएक्शन है तो इसमें हाइड्रोलिसिस होती है, सुनो ध्यान से। हाइड्रोलिसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। XgF2 आपको याद रखना है, हाइड्रोलिसिस करती है तो क्या बनाती है, जेनॉन गैस +O2 +HF, ओके। हालांकि ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट अब बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में बस इतना दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको बेस के साथ एक्वस मीडियम बेस डाल दोगे तो बनाएगा वही Xg +O2 प्लस HF की जगह क्या लिख देना, NaF लिख देना, ये थोड़ी फास्टर हो जाती है रिएक्शन। बाकी गैस तो ये बनी रही है, वाटर के साथ थोड़ी स्लो और वैसे फास्टर रिएक्शन, NaOH एक्वस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीसरा, रिएक्शन विद F माइनस एक्सेप्टर, जैसे कि आपका PF5 है, SbF5 एक्सेट्रा। F माइनस एक्सेप्टर के साथ ये रिएक्शन करते हैं, तो F माइनस के साथ तो क्या अपना जो फ्लोरीन है वो दे देते हैं। जैसे XgF2 है, आपने PF5 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना लेगा, XgF
प्लस और PF6 XeF प्लस एंड PF6 माइनस। क्लियर है? इस तरीके से SbF5 भी रख दोगे तब भी वही करेगा। ये भी जरूरी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट में इसका थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, तो इसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को? आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, दाढ़ी भी बढ़ गई है। चलो नेक्स्ट, इसका हीटिंग इफेक्ट देख लो। XeF2 को तो आप हीट कराओगे तो कोई भी नो थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई भी थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। बस ये हो गया। अब आ जाओ XeF4। दोनों ध्यान से XeF4 के बारे में। प्रिपरेशन तो इनका पढ़ ही लिया था। अच्छा, पहला एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 के साथ अभी अभी हमने XeF2 की पढ़ी है, सेम ऐसे ही XeF4 भी वही काम करता है, XeF6 भी वही काम करता है। तीनों एक साथ लिख देता हूँ। जिनोन गैस बन गई और HF बन गया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा एक्ट एज F माइनस डोनर विद F माइनस एक्सेप्टर। X माइनस एक्सेप्टर क्या थे? PF5 SbF5, नॉन मेटल या मेटलॉइड के हैलाइड। क्या हो जाएगा? XeF4 जब रिएक्शन करेगा, लेट से पिछली बार PF5 के साथ करा रही थी, इस बार इसके साथ करा लो, तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा? XeF3 प्लस और SbF5 FbF6 माइनस। तो ये तो हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर। ठीक है, ठीक है। और कोई थर्मल इसका डिकम्पोजिशन होता नहीं है। क्यों लिख रहा हूं मैं बात? क्योंकि XeF6 का होता है नो थर्मल डिकम्पोजिशन। नो थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, तीन और सबसे जरूरी हाइड्रोलिसिस। अरे भाई, सबसे जरूरी है क्या? हाइड्रोलिसिस। पढ़ो, देखो ध्यान से। XeF2 ने क्या बनाया था? जिनॉन प्लस O2 प्लस HF, यही बना के दिया था। अब इसमें क्या होगा? जो XeF2 ने बना के दिया था वो तो बनाओ, जिनॉन O2 प्लस HF, साथ में एक चीज और बना दो, XeO3। और ये एक्सप्लोसिव सॉलिड है, सॉलिड है, वाइट कलर का एक्सप्लोसिव सॉलिड है भैया। इंपॉर्टेंट ये भी कंपाउंड, ध्यान रखो। और इसका ज्योमेट्री शेप ध्यान रखो। ओके, कि भाई XeF2 के हाइड्रोलिसिस में ऐसे लिखा आ गया कि XeF4 के हाइड्रोलिसिस में जो एक्सप्लोसिव सॉलिड बनता है उसकी शेप क्या होगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा। और अगर तुमने इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बनेगा? देखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। NaH प्लस और XeF4 XeO4 माइनस, इसे कहते हैं सोडियम जेंथेट। अरे क्या कर दिया, सोडियम उल्टा कर दिया, कहाँ लगा दिया? Na प्लस और HXeO4 माइनस।
ठीक है, ऐसे। सोडियम जेनेट, जेनथेट नहीं, जेनथेट तो मेटलर्जी में आता है, इसमें आता है ना सल्फर के सल्फर वाले कंपाउंड की कंसंट्रेशन। ठीक है, सोडियम जेनेट। अब वापस से इसको और NaOH डालोगे तो बना करके देगा XeO6-4 प्लस जीनॉन प्लस O2 गैस प्लस H2O। तो इसका नाम पड़ता है परजेनेट आयन। और यहाँ पर जानते हो जीनॉन कौन सी स्टेट में है? +8 स्टेट में है, परजेनेट आयन। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस तो ज़रूरी है ही है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसको पढ़ो आ, कि NaOH के साथ फाइनली आपको क्या ही बनाना है, परजेनेट आयन ही बनाना है। ठीक है, चाहो तो इसके आगे 4 Na4 भी चिपका सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, कहीं तुम पहचान ना पाओ इसको। सोडियम परजेनेट आयन। सोडियम परजेनेट आयन क्यों लिखाऊं, अब आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, बस ये हमने पढ़ लिया क्या, XeF4 पढ़ लिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ लास्ट इसमें XeF6 के बारे में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, लास्ट में मैं रिवाइज करवाता हूँ, या अभी रिवाइज कर लो, अभी कर लो। हमने पढ़ा कि भाई कैसे बनाए जाते हैं इनके कंपाउंड। अगर XeF2 को जिनोन एक्सिस में लिया है या 2:1 मोलर रेशो में लिया है तो XeF2 बनेगा। ठीक है, Xe और F2 1:5 का मोलर रेशो लिया है तो XeF4 बनेगा। और जिनोन और फ्लोरीन का अगर 1:20 का मोलर रेशो लिया है तो क्या बनेगा, XeF6 बनेगा। इसके अलावा फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एक मिनट मैंने ये बता दी थी कि रिएक्शन XeF6 बनाने का एक और मेथड क्या मैंने बताया था, अरे ये कैसे भूल गया। एक और मेथड है, इसको बनाने का एक और मेथड है, कैसे रह गया है। XeF4 को फ्लोरिनेटिंग एजेंट O2F2 से जब रिएक्ट कराया जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर, देखो 143 केल्विन, बहुत ही कम टेम्परेचर, एकदम ठंडा, तो आपको XeF6+O2 मिलता है। ऐसे भी ये कैसे भूल गया मैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। क्लियर है, चलो इस तरीके से फिर आगे हमने क्या पढ़ा, हमने इंडिविजुअल रिएक्शंस पढ़ी। XeF2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन पढ़ी। हमने उसकी हाइड्रोलिसिस पढ़ी, किसकी, XeF2 की। जिनॉन प्लस O2 प्लस HF बनता है। ये थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है, NaOH डाल दोगे तो फास्ट हो जाएगी। हमने इसकी एज F माइनस डोनर रिएक्शन पढ़ी, किसके साथ, PF5 SbF5 के साथ, नॉन मेटल फ्लोराइड के साथ, तो यही बनेगा। सामने मेटल फ्लोराइड आएंगे तो अलग रिएक्शन। ठीक है, चलो मैं वहां पर ऐड भी कर देता हूँ, रुको। अगर आपने विद मेटल फ्लोराइड, या तो मैं अलग से भी लिख दूंगा, यहाँ पर भी लिख दूंगा, MF मेटल फ्लोराइड है, तो मेटल फ्लोराइड है तो वो F माइनस देगा, तो आपको बनता है M+XeF3-, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टर का काम करने लगता है XeF2 मेटल फ्लोराइड के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट, नो थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी XeF4 की। XeF4 हाइड्रोलिसिस करता है तो जिनॉन प्लस O2 प्लस HF तो बनाता ही है, साथ में सॉलिड एक्सप्लोसिव XeO3 बनाता है, जिनॉन ट्राइऑक्साइड। ओके, अब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ पढ़ी तो सोडियम परजेनेट बनता है। ठीक है, बस ऐसे। अब नेक्स्ट आ जाओ आपका XeF6।
XeF6 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस के बारे में। बार बार कह रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। XeF6 जब वाटर से रिएक्ट करता है एक्सिस, तो क्या बनाता है? XeO3 + HF। वही, ये क्या है आपका? वाइट एक्सप्लोसिव सॉलिड। अच्छा, अब ध्यान दो, अगर आपने लिमिटेड अमाउंट में एक बार H2O डाला तो क्या करेगा? एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन जब आता है तो दो फ्लोरीन को हटाएगा, क्योंकि भैया एक ऑक्सीजन दो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको हटाएगा। और वाटर डालोगे तो दो को हटाएगा। कितने? अब चार को हटा दिया, +HF। और वाटर डालोगे तो फाइनली लास्ट वाले को भी हटा देगा और HF बना देगा। बोलो एग्री? एग्री, एग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन इसी का चलता है। थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करता हूँ। सुनो ध्यान से, थर्मल डिकम्पोजिशन में होता यह है कि भैया XeF6 को हीट करते हैं तो ये XeF2 + XeF4 + F2 जाता है। ये इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये भी ज़रूरी हो जाती है। XeF6 थर्मल डिकम्पोज होकर के XeF2 और XeF4 में जाता है। ये फर्दर नहीं टूटते। कौन? XeF2 XeF4। XeF2 डू नॉट थर्मली डिकम्पोज। ठीक, ठीक है। सो यहाँ तक आप, फिर एक और रिएक्शन वही F- डोनर के साथ, क्या मैं हटा दूँ? आई होप आप लोगों को चीज़ क्लियर हुई है। हाइड्रोलिसिस वापस से मैं बोल देता हूँ। XeF2 की हाइड्रोलिसिस मैं लिख दे, देखो, XeF2 की हाइड्रोलिसिस में आपने क्या पढ़ा? जिनोन +HF + O2। XeF4 की हाइड्रोलिसिस में आपने क्या पढ़ा? जिनोन +HF + O2 + XeO3। और XeF6 में आप क्या पढ़ रहे हो? एक्सिस है तो आपका XeO3 + HF। और पार्शली है, पहले तो एक फ्लोरीन हटेगा, सॉरी, XeOF4। फिर एक और कराओगे तो दूसरा फ्लोरीन, दो फ्लोरीन और हटेंगे तो, और फिर आपका, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है तीसरा, XeF6 एक्ट एज F- डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। इसके लिए ये सबसे परफेक्ट बैठती है बात। XeF2 XeF4 की आपको उतनी एज अ एक्सेप्टर उतनी रिएक्शंस नहीं मिलेंगी इंपॉर्टेंट जितनी XeF6 की। देखो ध्यान से, नॉन मेटल या मेटलॉइड का फ्लोराइड है तो ये चुपचाप क्या कर लेगा? PF5 है या SbF5 है, तो ये तो हो गया F- डोनर, तो ये हो गया F- एक्सेप्टर। ध्यान देखना, फॉस्फोरस नॉन मेटल है तो ये सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? डोनर ये है, एक्सेप्टर ये है। यहाँ पर ये चुपचाप दे देता है और यहाँ पर ये F- एक्सेप्टर चुपचाप ले लेता है। अब ये तो बैठा ही है जिनोन, तो भैया ले जाओ मेरे से हेलोजन, खाम खा मेरे को परेशान कर रखा है, तो एक यहाँ से ले लो
पर दे दो, या फिर ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ कंपाउंड बना सकते हो। अब अगर सामने, अब मैं एज वेल एज एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, अगर सामने कौन है, मेटल फ्लोराइड है, लेट्स से NaF, CSF, KF, AgF, ये सब क्या है आपके मेटल फ्लोराइड्स। तो ये किसका काम करते हैं, F- डोनर, क्योंकि भैया ये तो मेटल है, ये तो प्लस बनाएंगे, F- को दे देंगे। तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, ये चुपचाप से F- एक्सेप्टर का काम करेगा। क्या करेगा, ले लेगा, क्या बना लेगा, यहाँ पर मैं इसको MF लिख देता हूँ, चलो। तो यहाँ पर आप लिख दो M+ और Xg F7-, इस तरीके से कंपाउंड बना, ठीक है। चल, और अब थोड़ी एक्स्ट्रा रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी हो गई थी यहाँ पर, अरे कितनी हो गई थी, 3। अब सुनो, 4 रिएक्शन विद सिलिका, छोड़ नहीं रहे सिलिका को, मिट्टी, सिलिका, Xgf6 उठा करके इसको डाल देती है, इसका फ्लोरिनेशन करा देती है। HF भी यही काम करता है। एक बार अभी पहले भी Xgf2 के साथ भी यही रिएक्शन आई थी, अभी नहीं, एक जगह और आई थी रिएक्शन, अभी अभी आई थी, मुझे ठीक से ध्यान, चलो, XgO4। अब इसमें वापस से थोड़ा सा अमाउंट क्या डाल दो, स्मॉल लिटिल अमाउंट सिलिका डाल दोगे, तो आपको XgO2, F2 और फिर से SiF4 मिल जाएगी। और फिर से अगर आप इसमें थोड़ा SiO2 डाल दोगे तो फाइनली फट जाएगी ये, क्योंकि एक्सप्लोसिव बन चुका है। क्लियर है। तो अगर आपको डायरेक्टली दे दिया गया, क्या दे दिया गया डायरेक्टली, कि Xgf6 के साथ सिलिका एक्सिस में मिट्टी पा दो जी, इसके ऊपर क्या पा दो, एक्सिस में मिट्टी पा दो जी। और जब तुम मिट्टी पाओगे तो फट जाओगे, ये बनती है वेपर और ये बनता है सॉलिड एक्सप्लोसिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या रिएक्शंस हैं, बस लास्ट चल रहा पार्ट चल रहा है ये। कितनी हो गई, 4, पांचवी देख लो। पांचवी रिएक्शन है कि Xgf6 XgO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, XgO4 बना लेता है। इन सब के VSEPR के अकॉर्डिंग इन सब के स्ट्रक्चर आने चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग, वापस से कह रहा हूँ ये बात। H2 के साथ ये तो मैं अभी बता भी चुका था, जिनॉन और ये HF गैस वगैरह बन जाएगी, ठीक है, ओके। और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सुन लो भाई, Xgf2, Xgf4 और Xgx6, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉन्ड लेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को मेंस वालों के लिए खास कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बिल्कुल बना के देखना है, याद करना है। कहो तो मैं बना देता हूँ, जैसे कि भैया Xgf2, Xgf4, Xgf6, XgO3, और किसका बनाऊँ, XgOF4, XgO2F2, बस सारे ले ही लिए मैंने, और तो कोई नहीं बचा, ठीक है। क्या करोगे, देखो, जिनॉन आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। एक
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। जिनोन कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है? 8। अब देखो आपके सामने या तो फ्लोरीन है या तो आपके सामने क्या है, ऑक्सीजन है। साइड एटम कभी भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता। केमिकल बॉन्डिंग में ये बात बताई जाती है, मैं आपको वापस बता देता हूँ, भूलना स्वाभाविक है या हो सकता है आपने को नहीं पता हो। साइड एटम कभी भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते, वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करते या कम नहीं या इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं रखते। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हो तो उसको एक नेगेटिव चार्ज देना ही पड़ेगा। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो ये बात तय है। तो अगर आप कभी फ्लोरीन बना रहे हो तो एक फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड दे देना, ऑक्सीजन बना रहे हो तो डबल बॉन्ड दे देना। तो जैसे कि तुम XeF2 बना रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन देना है, दे दिया, बस। 3 लॉन पेयर और क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर। कितने हो गए टोटल? 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और शेप इसकी क्या बन जाती है? लीनियर। शेप क्या बन जाती है इसकी? लीनियर। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में घुस गया, ये मेरा काम नहीं है अभी। ये इक्वेटोरियल पर आ गए तीनों लॉन पेयर और एक्सियल पर आ गए ये, तो ये हो गया आपका लीनियर जी। XeF4 करना है, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो क्या बचा? 2 लॉन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए? 6। 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, तो कैसे अरेंज करोगे? क्या हो गया ये? स्क्वायर प्लेनर हो गया। XeF6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, क्या रहा भैया? एक लॉन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर, यानी 7। ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब शेप की बात आती है तो शेप बनती है यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये देखो ये लॉन पेयर है ना, तो इसकी क्या होगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XeO3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन लेगा तो भैया डबल बॉन्ड ही लेगा, तो मैंने डायरेक्टली इसकी शेप ही बना दी। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और शेप होगी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। XeO4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन है 1, डबल बॉन्ड पकड़ाओ। क्लोरीन है 4, 1 2 3 4, तो कितने हो गए? एक लॉन पेयर हो गया और 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हो गए। सर 5 कहाँ है? 6 है। VSEPR में डबल बॉन्ड को क्या अलग करवा लोगे क्या? डबल बॉन्ड एक सिंगल यूनिट की तरह ही बिहेव करता है, तो उसको हम एक बॉन्ड पेयर मान के चलते हैं। डबल बॉन्ड को आप इधर उधर नहीं कर सकते, तो वो रहेगा तो साथ ही रहेगा, तो उसको हम एक सिंगल बॉन्ड पेयर मान लेते हैं। तो 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 6 के लिए ज्योमेट्री क्या आती है? ऑक्टाहेड्रल। और शेप क्या बनेगी? शेप बन जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बना दोगे ऐसे। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या हो गया ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और XeO2F2, क्या करो? 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एफ एफ, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? देखो, इसको एक सिंगल बॉन्ड पेयर और इसको एक सिंगल बॉन्ड पेयर मान के चलो, क्योंकि आप डबल बॉन्ड को हमेशा साथ ही रखने वाले हो। तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर प्लस एक लॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी अब आपको एक लॉन पेयर रखना है तो कहाँ रखोगे?
एफ एफ सीसॉ, क्या स्ट्रक्चर हो गया इसका, सीसॉ। ठीक है, एक्स ही ये एफ ही है, एफ लिखा हुआ है कलर का। सीसॉ। चलो, और तो कोई नहीं बच गया, सारे ले लिए, सारे ले लिए। ठीक है, बस अब बचता है तो बस क्या, क्या बचता है, यूजेस, एनसीईआरटी वाले यूजेस लिख देता हूँ, यूजेस हैं वैसे तो, एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी ही पढ़ते होते तो क्या बात थी, लेकिन वो एनसीईआरटी शुरुआत में नहीं पढ़ी जाती, नोट्स पढ़ने के बाद पढ़ना अच्छा लगता है, वरना कुछ, सुनो क्या क्या लिखा हुआ है। अब जेई मेंस में तो यूजेस पे बहुत क्वेश्चन आते थे, ठीक है, अब तो धीरे धीरे हट रहा है सिलेबस से, बट फिलहाल अभी आपको छोड़ना नहीं है। ओके, ये तो 4-5 साल बाद क्लियर होगा, एनटीए का रुख। हीलियम इज नॉन इन्फ्लेमेबल लाइट गैस filled in meteorological balloons, वो होता है ना मौसम की जानकारी के लिए जो बलून्स छोड़े जाते हैं, मौसम विभाग छोड़ता है, उसमें भरी जाती है हीलियम, हल्की गैस होती है लाइट, इसके बलून उड़ जाते हैं। ठीक है, और यूज इन कूलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के काम आती है। तीसरा, आपके गोताखोर डाइविंग जो डाइवर्स होते हैं, तो वो अपने सिलेंडर में इसको भर के ले जाते हैं, वही बैंड वाला, अगर ट्वेल्थ वाले हो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा होगा ना, हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है, हमारे ब्लड में, नाइट्रोजन हेनरी लॉ की वजह से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है, तो जब वो बाहर निकलती है तो काफ़ी दर्द करती है, बैंड्स कहते हैं उसको, सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं इस बात को। तो पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, आई होप पढ़ ही लिया होगा जब यहाँ तक तुम आए ही हो तो डाइविंग, इन डाइविंग अपार्टस एज डाइल्यूटेंट ऑफ एयर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पेंट्स, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन के निकलने से जो पैदा होता है। फिर इन क्रायोजेनिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो काफ़ी लो टेम्परेचर पर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक प्रोसेस। क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है कि एट वेरी लो टेम्परेचर पे जहाँ काम हो, जैसे क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हीलियम लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, और हीलियम लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है जानते हो, 4.2 केल्विन, आप लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास खड़े हो। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एमआरआई मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं ना, एमआरआई होती है ब्रेन की, वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हीलियम का इस्तेमाल, इसका, हीलियम का। दूसरा देखो भाई, नियॉन का, नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब,
डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, एंड फ्लोरोसेंट बल्ब। तीसरा, आर्गन इज यूज्ड टू क्रिएट inert atmosphere, टू क्रिएट inert atmosphere, ठीक है, जैसे कि इन आर्क वेल्डिंग, वहाँ ऑक्सीजन वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ आर्क वेल्डिंग में आसपास का एनवायरनमेंट इनर्ट गैस से क्रिएट करते हैं और वो आर्गन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, और भी जहाँ भी इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज़ करना हो यहाँ आर्गन इस्तेमाल कर सकते हैं, कई गैसेस हैं आर्गन, आपका N2 भी इस्तेमाल करते हैं कुछ जगह, और खासकर से ऑल्सो यूज्ड इन गैस फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। पुराने ज़माने के इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे ना टंगस्टन वाले, इनमें पतली सी टंगस्टन की वायर लगी रहती थी, उनमें आर्गन गैस भरी होती थी। फोर्थ, क्रिप्टन एंड जीनॉन यूज्ड इन लाइट बल्ब्स designed for special purpose, ठीक है। लेड लाइट्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, अच्छी गाड़ियों की, महंगी गाड़ियों की जो एलईडी लाइट्स हैं आगे की, लेड लेड लाइट होती हैं, लीड लाइट होती है, उनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फाइनली नोबल गैस भी खत्म हुई और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक खत्म होता है, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, फिर भी माय एडवाइस इज कि प्लीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर करना एक बार रिवीजन के लिए। अब देखो इतने बड़े नोट्स हो जाते हैं, एग्जाम जब बिल्कुल नज़दीक आ रहा होता है तो रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट रहती है। और अभी जब आपके पास टाइम है तो क्या करें, एनसीईआरटी भी पढ़ें और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन भी करें, ज़रूर करें, समझ गए। सो यही है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है कुछ छूट जाते हो भाई, सब परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है कुछ कोई लाइन रह गई हो तो वहाँ आपको पढ़ने में आ जाएगी। तो बस मेरा तो यही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ एनसीईआरटी भी ज़रूर पढ़ें, नोट्स एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू, दैट्स इट, एनफ, क्लियर है। चलो, सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए।